this video. Okay. So well, let us start. So first of all, as usual, I am going to ask some questions related to last class, which I asked January 2023 current affairs. So I think, hope you all are ready to give the answer in chat section. So first of all, my first question from Vaibhavi and Surbhi. So please, Vaibhavi and Surbhi, please tell me that in last class I discussed the two important organization India received, India got chairmanship. So what about these two important organizations? So in January current affairs, we discussed very important two organizations, and other student can also write in chat section, but I am asking this question from Vaibhavi and Surbhi. Yes. ओके सो ऋत्विक आस्किंग कि सर क्वेश्चन क्या है. सो ऋत्विक क्वेश्चन ये है, वैसे जब क्वेश्चन ना आता हो ना तो पहली बार में ढंग से सुनाई भी नहीं देता. ठीक है. क्वेश्चन ये था ऋत्विक कि इंडिया को चेयरमैनशिप मिली थी दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, और दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट थे जिनको इंडिया प्रेसिडेंटशिप इंडिया उसका करेगा 2023 में. वो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी थी, दैट इज माय क्वेश्चन. तो अगर आप में से किसी को नहीं आइडिया तो फिर मैं इसका आंसर बताता हूं. परिधि कालरा. वेरी गुड लव्या, करेक्ट है. एंड अनदर वन यू फॉरगॉट. ओके सो G20. यस रिया, करेक्ट है. G20 was the meeting, was the organization which I discussed in last class, and India received the chairmanship, presidentship of G20. G20 कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया में कंडक्ट होगी. G20 डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज का एक ग्रुप है. एंड सेकंड वाज वासनार अरेंजमेंट विच आई डिस्कस विद यू. वासनार अरेंजमेंट मींस वो 42 कंट्रीज थे. 1996 अराउंड वो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें अगर आप कोई भी वेपन्स बनाओगे तो आपको अपने ग्रुप में इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये वेपन बनाया है एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वेपन. करेक्ट. सो आई थिंक होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. एंड आई थिंक जय, निष्ठा, तनिषा, आई पैड और अबिल और उज्जवल और ईशान को भी समझ में आ गया होगा. राइट. सो वेल, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आई पैड से. सो आई पैड, प्लीज टेल मी द क्वेश्चन दैट प्रवासी भारतीय दिवस एंड इंडियन साइंस कांग्रेस. यस, करेक्ट लव्य, करेक्ट है. So my next question is of January current affairs, that NRI Day, NRI and National Science Congress, हमने ये दोनों कहाँ सेलिब्रेट करी है in the month of January? That is my question. So I'm asking this question to iPad, Abil and Tanisha. Madhya Pradesh, okay, fine. And Lavya also giving the answer, okay. And Tanisha Chopra ने आंसर दिया मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, करेक्ट है. लव्या ने आंसर दिया है एंड क्षितिज ने आंसर दिया. रिया शर्मा गेव आंसर, ओके. एंड करेक्ट है. सो मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है. इंडियन साइंस कांग्रेस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी. इट वाज हेल्ड आई थिंक इन नागपुर. एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI डे हमने सेलिब्रेट किया इन मध्य प्रदेश, MP. करेक्ट है, वेरी गुड. सो राइट आंसर है आप लोगों ने जो आंसर दिया. बट आई पैड ने आंसर नहीं दिया. सो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पूछते हैं इनसे. सो नाउ आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर गुलाटी एंड आयुष गुप्ता एंड आई पैड ऑल्सो, that please tell me, I discussed with you Ranjan Gogoi in last class. So why I discussed Ranjan Gogoi? Why Ranjan Gogoi was in news in the month of January 2023? January 2023 में रंजन गोगोई क्यों न्यूज में थे? Yes. Ranjan Gogoi was he was the former CJI of Supreme Court, Chief Justice of India of Supreme Court. So any idea why we discussed Ranjan Gogoi in last class? Yes, Vinny can also give the answer. Ansh, Tanu,
जय, निष्ठा, 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, सो ये तो चलो ठीक है, 46 चीफ जस्टिस से इंडिया के, बट जनवरी करंट अफेयर्स में हमने रंजन गोगोई को क्यों डिस्कस किया? कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उनसे रिलेटेड, दैट्स व्हाई वी डिस्कस रंजन गोगोई। सो एनी आइडिया? लव्या, अबिल, तनिषा, उज्जवल, ईशान? So I think you all forgot. I discussed with you that diary number one he wrote. Yes, very good, Vidita Bajaj. Correct hai. He published book diary number one. That's why we discussed Ranjan Gogoi. And I discussed with you that Ranjan Gogoi was nominated by President of India in Rajya Sabha, right? So in MCQ I asked this question. So I think hope you all got it, that why we discussed Ranjan Gogoi. Okay, another question, next question from January current affairs, BRICS conference. So could you please tell me that host country of BRICS conference अगस्त 2023 में ब्रिक्स को कौन होस्ट करेगा, कौन सा कंट्री? ये जनवरी में डिक्लेयर हुआ था इनफैक्ट। एंड ब्रिक्स में क्या इंडिया परमानेंट मेंबर है या नहीं, दैट इज माय क्वेश्चन। सो आई एम आस्किंग दैट होस्ट कंट्री ऑफ ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस in 2023, and is India permanent member of BRICS or not? Yes, so I'm asking this question from Darpit, Kumud, and Ayush Gupta. Yes, any idea? Okay, very good, Surbhi, very good, Divjot. South Africa is the host country, very good, correct answer आप दोनों का। and India is the permanent member of BRICS conference, of BRICS organization, क्योंकि B stands for Brazil, R stands for Russia, and I stands for India, and C China as South Africa, right? So पहले ये ब्रिक था, साउथ अफ्रीका बाद में इसमें ज्वाइन हुआ तो ये ब्रिक्स हो गया, राइट? पहले इसको BRIC के नाम से ही जानते थे। चलो ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कृष्ण नारंग से। सो कृष्ण नारंग, प्लीज टेल मी प्रज्वला चैलेंज, what was Prajwala Yojana? Why we discuss Prajwala Yojana is started by central government? Yes, Krishna Narang, and I am asking this question from Paridhi Kalra and Yukti. Yes, so ऋत्विक ने आंसर दिया है कि सर इट इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट। लव्या ने भी आंसर दिया, रिया शर्मा एंड कृष्ण नारंग ने बोला है रूरल डेवलपमेंट। ऋत्विक ने बोला सर इट इज रिलेटेड टू स्टार्टअप। यस, करेक्ट है, वेरी गुड, राइट आंसर। ये एक स्टार्टअप है, यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है इनवाइट कर रही है यंगस्टर्स को कि अगर आपके पास कोई भी स्टार्टअप हो जिससे रूरल डेवलपमेंट हो सके तो आप आओ, हमें आइडिया बताओ, एंड डेफिनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, राइट? जीतू, तशमीत and other students, they are joining in the class, so please try to join in the class timely, so that मेरा थोड़ा सा टाइम इसमें भी लग जाता है आप लोगों को एडमिट करने में। चलो ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। किस किस स्टेट ने अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को अभी सेंक्शन किया? एंड वी डिस्कस आई थिंक इन लास्ट क्लास, होप आप सबको आइडिया होगा इस आंसर का, because this was the first fact we discussed in January current affairs. So yes, Ritvik, very good. Your answer is absolutely correct. Lavya, Vidita Bajaj, Kumud, and Manasvi, and Yash Arora, Krish Narang, Paridhi, all are giving answer. And iPad, yes, correct. So West Bengal, okay. And after that, I discussed with you the most important, and that was hydrogen, green hydrogen mission. So पहले तो मेरे को ये बता दो, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ युक्ति से एंड ईशा गोगर से। So Yukti and Isha Gogar, please tell me that I discussed green hydrogen mission in last class. What are the three benefits? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो काउंट किए कि ये 3 बेनिफिट्स होंगे हमें अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। सो ऋत्विक ने आंसर दिया है कि सर एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। वेरी गुड ऋत्विक, करेक्ट है आपका आंसर। एंड ब्रह्मजोत कौर अगर आंसर दे इसका, तनु एंड अंश। Yes, any other? Third point, what was the third benefit? ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, वेरी गुड, करेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ग्लोबल वार्मिंग में हम लोगों को थोड़ा सा रिड्यूस कर पाएंगे, ये हेल्प मिलेगी। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आप लोग उसको नहीं बता पा रहे, एंड विल बी INC। INC मीन्स नॉट अंडरस्टैंड, ओके ठीक है। वैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हम लोग अभी इस गैस को जो है वो करते थे इंपोर्ट,
लेकिन अब हम आने वाले टाइम में इंपोर्ट कम कर देंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे, तो इट मींस हमारा ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट, इट मींस ट्रेड बैलेंस. So trade point of view, employment point of view, and foreign direct investment, and yes, last but not least, environment point of view से this is very important project. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 टारगेट थे इंडियन गवर्नमेंट के. ठीक है, अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ कि अगर हम डिस्कस करें, मैंने एक पर्सनालिटी आपके साथ डिस्कस की थी, शिवा चौहान. सो प्लीज टेल मी उज्जवल एंड ईशान राणा. ओके, सो ऋत्विक ने तो एकदम आंसर दे दिया, मेरा तो क्वेश्चन पे भी पूरा नहीं हुआ. एंड ऋत्विक इज वेरी फास्ट. सो अकॉर्डिंग टू ऋत्विक, दैट हमने शिवा चौहान को डिस्कस किया, दैट शी बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन. तो आई थिंक होप्स लव्या एंड अदर स्टूडेंट्स यही कहना चाह रहे हैं. शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन, यस राइट, तनिषा चोपड़ा करेक्ट है, वेरी गुड. अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था जनवरी में. ग्रैंड स्लैम मैंने आपको बताया था कि कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं ईयर में, और आप मेरे को फर्स्ट ग्रैंड स्लैम एंड लास्ट ग्रैंड स्लैम अगर आप बता पाए. और ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेसी एंड आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम ईशान गिरोत्रा. सो 4 ग्रैंड स्लैम है. ओके, सो मैक्सिमम स्टूडेंट गिविंग द आंसर कि सर हमने लास्ट क्लास में 4 ग्रैंड स्लैम डिस्कस किए थे. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन एंड व्हाट इज द लास्ट वन? फर्स्ट ग्रैंड स्लैम एंड लास्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर, एक ईयर का पहला ग्रैंड स्लैम एंड लास्ट. सो यश चोपड़ा ने बोला सर लास्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन, एंड तनिषा चोपड़ा ने बोला फ्रेंच ओपन फर्स्ट है. अच्छा, तो तुम खुल के और जम के गलत जवाब दे रहे हो. ये तो शुक्र है कि मैं काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी कंफ्यूज हो जाता तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर, जितने कॉन्फिडेंस से तुम गलत आंसर लिख रहे हो चैट सेक्शन पे. बट यस, भूमि गुप्ता का राइट आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है. ऑस्ट्रेलिया ओपन, तभी तो हमने जनवरी में उसको डिस्कस किया था, मैन सिंगल वुमेन सिंगल, नोवाक जोकोविच और सबलांका. सो ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है और वो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है, एंड लास्ट होता है यूएस ओपन सितंबर में. करेक्ट. सो आई थिंक होप उन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा जिन्होंने रॉन्ग आंसर दिया. तो ऑस्ट्रेलिया जनवरी, फ्रेंच ओपन जून, विंबलडन जुलाई, एंड सितंबर यूएस ओपन. करेक्ट. तो अभी हमारी करंट अफेयर्स की रेंज में ऑस्ट्रेलिया ओपन शायद आएगा, और हाँ, सितंबर अगर हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किया तो हम यूएस ओपन को डिस्कस करेंगे 2022 का. होप आपको समझ में आ रही होगी स्ट्रेटजी. ठीक है, तो अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन इज अंबेडकर अ लाइफ. हम लोगों ने एक बुक डिस्कस की थी, अंबेडकर अ लाइफ. तो आप मेरे को बताओगे कि इस बुक का ऑथर कौन है? तो ऋत्विक ने आंसर दिया है, बट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम कनिष्क ट्रिपल ए से. सो एक कनिष्क है जिनके नाम के पीछे है ट्रिपल ए. सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, एंड आई पैड ऑल्सो गिविंग आंसर, एंड आई फील वेरी हैप्पी. And I am very crazy to know about the real name of iPad. So, right, correct, Shashi Tharoor. Yes, right, Tanisha, Shatish, Shashi Tharoor is the right answer of this question. Correct. Very good, Kanish, Shashi Tharoor. Okay, so that's all about the revision session. And thank you very much for participating in this session. So now let us start. अब हम जनवरी करंट अफेयर्स का रिमेनिंग सेक्शन को करते हैं डिस्कस. Okay, thank you. राइट. सो हम लोगों ने कहां तक डिस्कस किया था? आई थिंक लास्ट न्यूज, अगर आप में से किसी को आइडिया हो, विच वाज द लास्ट न्यूज ऑफ आवर लास्ट क्लास, सो प्लीज शेयर इन चैट सेक्शन. हमने पांडुलिपि डिस्कस की थी. यस लव्य. ग्रैंड स्लैम सर. ओके. उत्कर्ष योजना, यस हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल करेक्ट है. एंड शशि थरूर, यस आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड थी. FSSAI ये हमने डिस्कस किया था, और फिर स्पोर्ट्स सेक्शन. राइट लव्य, एम आई करेक्ट? यस सर. ओके, थैंक यू लव्या. ठीक है, डन. तो ये हमारा लास्ट स्लाइड थी, जिसमें अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को, एंड ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैन सिंगल, वुमेन सिंगल,
मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ग्रैंड स्लैम, मैंने आपको ये सीक्वेंस बताई, इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताया मंथ वाइज, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन यूएस, एंड हमने जर्मनी का डिस्कस किया था, मैंस हॉकी वर्ल्ड कप, जर्मनी ने जीता मैंस हॉकी वर्ल्ड कप, भुवनेश्वर इंडिया में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया की खुद की रैंक इसमें 9th रैंक थी। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक दो पॉइंट मैंने बीच में छोड़ दिए थे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एंड केरला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ, तो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया लास्ट क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सुंदर रमन रामामूर्ति अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है बीएससी के बारे में मुझे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, तो दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट उठाया। एंड सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल सुजोए ने एडिशनल चार्ज लिया बीएसएफ का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज, बट यस मुझे आपके साथ डिस्कस करना था सीआरपीएफ एंड बीएसएफ। तो मैं आपके साथ ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करना चाह रहा था, और यही करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी है कि कई बार करंट अफेयर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर वो कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेट करता है एग्जामिनर। अब कल को ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एशिया का सबसे पहला फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था, तो देखने में स्टूडेंट को लगता है कि यार ये क्वेश्चन ना ट्रेडिशनल जीके से क्वेश्चन, बॉम्बे देखो स्टॉक एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा है उसने। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक कर जाते हो अपने जूनियर को जब आप एडवाइस करते हो ना नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आप सीनियर हो जाओगे, अगले साल जो बेचारे प्रिपरेशन करने आएंगे उनको आप गाइड करोगे, और वो आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखेंगे भी कि भैया दीदी इन्होंने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर। अब जो आप बोलोगे वो उनके लिए ब्रह्म वाक्य होगा, आप बोलोगे उनको कि इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी आपके जूनियर के साथ, क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन उसने उठाया एग्जामिनर ने। तो अब आप इसको ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर मैं बोल रहा हूं एशिया का पहला, तो इसका मतलब आजादी से बहुत साल पहले बन गया होगा। So 1875 Bombay Stock Exchange was the first stock exchange of Asia. Bombay Stock Exchange. अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आबिल से और अंश से, कि आप लोगों ने कभी एनएससी के बारे में सुना? अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में कुछ इंटरेस्ट रखते हो तो अब आपने सुना होगा बीएससी एनएससी है ना, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो आप में से किसी को आइडिया है कि एनएससी आजादी से पहले बना हुआ है या ये भी ब्रिटिशर्स ही बना के गए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? तो अगर किसी को आइडिया हो तो यस ऋत्विक, आबिल, अंश, भूमि। ओके, तो यश चोपड़ा ने आंसर दिया और अंश ने भी कि सर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का आंसर, क्योंकि काफी बाद में बना और हमने इसको ना 1991 अराउंड में इसको हमने बनाया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आप देख लो कितना गैप है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आज हमारे दो बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज है 1991। तो आप दोनों को प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, ये 10 इयर्स के बड़े हिट क्वेश्चंस हैं। करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सीआरपीएफ एंड बीएसएफ की। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं और मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, किससे पूछें? ठीक है, आईफोन 12 प्रो से पूछ लेते हैं। और इन्होंने भी आईपैड की तरह अपना नाम मेंशन नहीं करा हुआ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा करुणा मैम से और देव सर से कि प्लीज इन स्टूडेंट्स को बोलें कि अपना नाम मेंशन करें एटलीस्ट, और अगर नहीं आता इनको लिखना नाम तो किसी से हेल्प ले लें। सो आईफोन 12 प्रो से मेरा क्वेश्चन है और आईपैड से। सो प्लीज टेल मी, जब आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो तो वहां पे कुछ जवान्स खड़े होते हैं आपकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको चेकिंग होती है आपकी, तो आप बता सकते हो वो लोग कौन होते हैं? उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कंपनी का क्या नाम है? सीआरपीएफ। यश अरोड़ा और लव्या ने आंसर दिया सीआरपीएफ। ओके, उज्जवल ने भी बोला सर सीआरपीएफ जवान। ओके, बट मैंने जिनसे क्वेश्चन पूछा उन्होंने भी आंसर नहीं दिया। कनिष्क ने आंसर दिया, ईशान राणा ने आंसर दिया, रिया शर्मा ने भी बोला सीआरपीएफ, और सब ने एक साथ जयकारा लगा दिया एक के पीछे एक। कई बार ऐसा भी होता है कोई स्टूडेंट ना बड़ा बड़ा
कॉन्फिडेंस से आंसर देता है और बाकी लोगों को लगता है यार पढ़ा लिखा बच्चा है, सही बोल रहा होगा, और बाकी स्टूडेंट भी वही आंसर देना शुरू कर देते हैं। वैसे ये रॉन्ग आंसर है सीआरपीएफ। तो इसका मतलब मैंने सही आंसर, सही क्वेश्चन पूछा, मुझे आइडिया था कि आप लोग सब गलत आंसर दोगे। ये लोग होते हैं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो अब आगे से आप ध्यान से देखना, वो जो बेचारे आपकी सिक्योरिटी में 24/7 आपकी चेकिंग के लिए खड़े होते हैं मेट्रो स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर, और इंडिया की महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कंपनीज, इंडिया की जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी अंडर होती है सीआईएसएफ जवान। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं इसको, करेक्ट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस कहलाती हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। आपने कभी सुना रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। वैसे सीआईएसएफ 1964 में इसका ओरिजिन हुआ था। तो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है। ये क्लैट के एंट्रेंस में और एचएम के एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, इंडिया की ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे प्लीज लिख लेना अपनी नोटबुक पे। 1939 में सीआरपीएफ की एक तरह से फॉर्मेशन हुई थी, राइट। बीएसएफ तो शायद मैंने आपको पिछली क्लास में बातों बातों में डिस्कस किया था कि जब इंडो पाक वॉर हुई थी तो उस समय 1964-65 में हमने बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो पाक बॉर्डर के लिए स्टैब्लिश की थी, राइट। तो एटलीस्ट आप सीआरपीएफ याद रखो, सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, और ये रिजर्व पुलिस फोर्स है। जब किसी पैरामिलिट्री फोर्स से कुछ नहीं संभलता तो फिर ये सीआरपीएफ के जवान से आके टेक ओवर करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेट्रो स्टेशन पे अचानक, खुदा ना करे, अचानक मेट्रो स्टेशन में टेररिस्ट अटैक हो जाए कल, सीआईएसएफ के जवान संभाल रहे हैं और अब सीआईएसएफ के जवानों के हाथ से भी बात निकल जाए और उनसे भी टैकल नहीं हो पा रहे, तब गवर्नमेंट सीआरपीएफ को अपॉइंट कर देगी, डिप्लॉय कर देगी मेट्रो स्टेशन उस पर्टिकुलर पे जहां पे वो अटैक हुआ। तो आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा। बीएसएफ मनस्वी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। 1964-65 में इसका ओरिजिन हुआ था जब इंडो पाक वॉर हुई। तो उसके बाद से हमने आगे इन फ्यूचर इस बॉर्डर की पेट्रोलिंग के लिए हमने इसको स्टैब्लिश किया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, करेक्ट मनस्वी। सो दैट इज द रीजन कि मैंने ये न्यूज आपके साथ शेयर की। अदरवाइज करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर्सनैलिटी कि किसने, कौन उसका डायरेक्टर बना, कौन उसका हेड बना, वो लीव इट। बट होप आपको ये समझ में आ गया होगा हमने क्यों डिस्कस किया इस स्लाइड में इसको, करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। फिर से आपका थोड़ा और टैलेंट चेक करते हैं कुछ स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये शशि थरूर हमने डिस्कस किया, हमने एफएसएसएआई डिस्कस किया था, ये हो गया स्पोर्ट्स सेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। सो वेल यस, अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी जनवरी करंट अफेयर्स में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का टेन्योर जो है वो इंक्रीज कर दिया 1 ईयर। खैर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन मैंने क्यों इसको शेयर कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करना है। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे पूछा था कि आरबीआई का ओरिजिन हुआ था 1935 में, शायद आप ही के बैच में मैंने पूछा। कई बार थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि एक दिन में कई सारे बैचेस की वजह से कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कि इस बैच में डिस्कस किया था या नहीं। होप मैंने आप ही के साथ डिस्कस किया था शायद लास्ट क्लास में कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई केम इनटू बीइंग, करेक्ट। जल्दी से मेरे को बताओ, मैं ये क्वेश्चन किससे पूछूं, ये मैं पूछ लेता हूँ ईशान गोइरोत्रा से एंड ईशान राणा, दोनों ईशान से क्वेश्चन है मेरा, एक डबल ए और एक सिंगल ए ईशान। आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी? Who is the governor of Reserve Bank of India? That is my question from both Ishan. Okay, thank you, iPad. So yes, Ishan, who is the governor of Reserve Bank of India? वैसे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर भी होते हैं नोट पर, और अगर आपको नहीं तो कुछ आइडिया तो अभी भी आप देख सकते हो। वैसे मनस्वी ने आंसर दे दिया है, और होप आई अंडरस्टूड कि मनस्वी कहना चाह रही है शक्तिकांत दास। सो अंश, मनस्वी, सूद, लव्या, ऑल आर गिविंग आंसर। यस, शक्तिकांत दास करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है ना,
आरबीआई के गवर्नर के साथ इसकी टीम होती है और ये होते हैं 4 गवर्नर्स। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं तो आरबीआई में कितने लोगों की टीम है? मेन टीम है 5 लोगों की। वैसे टोटल ये 21 लोग होते हैं, लेकिन इसमें मेन होता है गवर्नर एंड 4 डेप्टी गवर्नर्स, करेक्ट। अब आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा था, दैट्स व्हाई आई डिस्कस 3+2 ईयर। यानी पहले वो 3 साल के लिए अपॉइंट होता है, उसके बाद गवर्नमेंट गवर्नर से पूछती है कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर गवर्नमेंट उसके काम से खुश है और गवर्नर का अगर सजेशन होता है, गवर्नमेंट भी एग्री करती है, तो 2 इयर्स और एक्सटेंड करे जा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे बोलें तो गवर्नर का जो टेन्योर है वो कितने ईयर का होता है? 5 इयर्स का होता है, करेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई गवर्नर 5 ईयर 3+2 ऐसे इसका टेन्योर चलता है। एक गवर्नर 4 डेप्टी गवर्नर्स होते हैं। आरबीआई का ओरिजिन 1935 1 अप्रैल को हुआ। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने देखा था बीजेएमसी के एंट्रेंस में 2-3 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, एंड एनएलयू के एंट्रेंस में एंड बीएलएड के एंट्रेंस में भी। और ये क्वेश्चन क्या था कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ। तो मैं आपको यहां पर ये सब पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए ये करंट अफेयर्स की न्यूज मैंने उठाई। आरबीआई का जब ओरिजिन हुआ था तो 5% इसमें शेयर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, राइट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और 95% ये प्राइवेटाइज था, यानी ब्रिटेन के शेयर होल्डर्स के शेयर्स थे। लेकिन जब हम आजाद हुए, इंडिया गॉट फ्रीडम, तो हमने सारे शेयर्स हमने ले लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो 1 जनवरी 1949 आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड, राइट। सो 1 जनवरी 1949 आरबीआई का नेशनलाइजेशन मींस 100% गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट। तो पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। फिर से बता देता हूं मैंने क्या क्या आरबीआई के बारे में डिस्कस किया। आरबीआई का ओरिजिन हुआ 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। आरबीआई में एक गवर्नर होता है, 4 डेप्टी गवर्नर्स होते हैं। टेन्योर 3+2 5 इयर्स इसका टेन्योर होता है आरबीआई के गवर्नर का, करेक्ट है। थैंक यू लव्य, थैंक यू। राइट, सो आरबीआई के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो शायद मैंने ये भी पूछा था आपसे लास्ट क्लास में, मुंबई है ना। कुछ स्टूडेंट ने दिल्ली शायद आंसर दिया था, तो मुझे याद आ गया। तो मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। तो एक लास्ट क्वेश्चन आरबीआई से रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा हूं, आप में से कोई बताएगा कि आरबीआई का गवर्नर हर नोट पे सिग्नेचर करता है, लेकिन एक नोट पर, एक पेपर करेंसी पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट करंट, वेरी इंपॉर्टेंट 10 ईयर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स सेक्शन से। तो ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं, किससे पूछें? ईशु भारद्वाज से पूछ सकते हैं। वैसे भूमि गुप्ता और क्षितिज और यश अरोड़ा ने तो आंसर देना शुरू भी कर दिया। एंड ये क्वेश्चन मैं निखिल से भी पूछ सकता हूँ, निष्ठा से भी। एंड जय बहल ने भी आंसर दिया 1 रुपी नोट। तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि 1 रुपी नोट पे आरबीआई गवर्नर सिग्नेचर नहीं करता, तो आंसर तो करेक्ट है। लेकिन फिर आप मेरे को ये बताओ कि 1 रुपी नोट पे साइन कौन करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कौन करता है फिर? हु डिड सिग्नेचर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, आप लोग आंसर दे रहे हो। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि पहली बात तो कोई भी मिनिस्टर किसी भी नोट पर साइन करने के लिए लायबल नहीं है, ऑथराइज नहीं है। निर्मला सीतारमण भी रॉन्ग आंसर है। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। वैसे आप बिल्कुल नियर अबाउट हो आप सभी, यश, मनस्वी एंड अदर स्टूडेंट। बट यस, मनस्वी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंस सेक्रेटरी ये आईएएस होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो फाइनेंस मिनिस्टर के जस्ट नीचे बैठता है, यानी निर्मला सीतारमण के जस्ट नीचे जो आईएएस है, सीनियर मोस्ट आईएएस, वो 1 रुपी नोट पर सिग्नेचर करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। थैंक यू। बाकी जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लूंगा ना, तो आरबीआई के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आरबीआई से रिलेटेड। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सीजेआई चंद्रचूड़। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, और इनका पूरा नाम है डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। खैर, उनको एक अवार्ड मिला, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में बहुत कम चांस है ये क्वेश्चन आए।
लेकिन मैं आपके साथ सीजीआई के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहा था, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड दिस न्यूज। तो आप मुझे पहले ये बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में एक होता है सीजेआई, कोई बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के साथ कितने जजेस की टीम होती है? हाउ मेनी जजेस विद सीजेआई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने कुछ जजेस को इंक्रीज किया था। ओ, यश अरोड़ा ने आंसर दिया है CGI+5। लेकिन ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था जानवी खुराना से, और जानवी खुराना को ने शायद अभी क्लास ज्वाइन कर ली है। बाकी भूमि खन्ना भी अगर इस आंसर को बताए, और उज्जवल एंड विदिता बजाज, वैभवी, युक्ति अगर इन आंसर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। लव्या ने बोला 33। ठीक है, चेक करते हैं लव्या कि आप सही हो या गलत। लव्या ने बोला विद सीजीआई, ओके। मनस्वी 34, रिया शर्मा 34। ठीक है, डन। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सीजीआई के साथ 30 जजेस की टीम होती है, और अगर मैं इंक्लूडिंग सीजीआई कर दूं तो बिल्कुल आप लोग का आंसर सही है, 34 हो जाएंगे ये, करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है आंसर। अच्छा, वैसे मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि सीजीआई को अपॉइंट कौन करता होगा? हु गिव्स अपॉइंटमेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ओके, सो सुरभि ऋत्विक ने आंसर बोला है कि सर प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। देवजोत, क्या ये आंसर सही है? और दर्पित, आप लोग क्या मानते हो, ये आंसर सही है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट? ओके, सो मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ओथ कंडक्ट करता है सीजीआई की। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि सीजीआई जो है वो ऑटोमेटिकली एक बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम है, जो सीनियर मोस्ट जज होगा इस टीम में वो ऑटोमेटिकली सीजीआई बन जाता है। बस उसको खाली ओथ दिलवाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सीनियर जज आउट ऑफ 34 लोगों की जो टीम है, इसमें जो सीनियर होगा वो सीजीआई बन जाएगा, करेक्ट है। एंड इसकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर है, वो हम सबको पता ही है। एंड सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिन कब हुआ था, शायद ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे क्लास में पूछा था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, करेक्ट। चलो, वेरी गुड। आगे चलते हैं। तो ये तो रहा डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में। एंड आप देख सकते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो हमारे अभी सीजीआई है, ये आप देखेंगे तो 2024 तक अभी ये रहेंगे। तो 2024 तक इनका टेन्योर है, 10 नवंबर 2024, और ये रिटायर हो जाएंगे। इनकी एज हो जाएगी 65, तो ये रिटायर हो जाएंगे, राइट। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू हिम एट राष्ट्रपति भवन, करेक्ट। और वैसे इनके फादर थे वाईवी चंद्रचूड़, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई थे। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई कौन था। वाईवी चंद्रचूड़ 78 से लेके 85। जनरली 5 ईयर मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 7 ईयर सीजीआई रहे, राइट। तो लॉन्ग एक्सटेंड करा जा सकता है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है, वो चाहे तो नॉर्म्स को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल कर सकती है, राइट। तो इनके फादर वाईवी चंद्रचूड़ लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई थे सुप्रीम कोर्ट के। ओके, फाइन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। यस, राइट क्षितिज, सीनियर जज जो है वो सीजीआई बन जाता है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब वही जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा वो मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है, 33 जजेस की टीम होती है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। आपने कई बार मूवीज में और न्यूज चैनल्स पे अक्सर आप देखते होंगे ये सुप्रीम कोर्ट, राइट। प्रगति मैदान का नाम, मेट्रो स्टेशन का नाम अब सुप्रीम कोर्ट है फिलहाल, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इंडिया जब से फ्री हुआ, बहुत सारे वॉर तो हमने नहीं फेस करी, 4 to 5 वॉर हमने फेस की। उसमें से 1971 की लास्ट प्रॉपर वॉर थी, 99 की कारगिल वॉर खाली जम्मू कश्मीर तक थी। लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। किससे पूछूं? ऋत्विक से भी पूछ सकते हैं, ग्रेसी से पूछ सकते हैं, और साक्षी अग्रवाल से। तो पहले आप मेरे को ये बताओ, वरुण एक्सरसाइज अगर आपको कुछ याद हो, ये वरुण एक्सरसाइज मैंने किस कंट्री के साथ आपके साथ डिस्कस की थी कि इंडिया ने इस कंट्री के साथ वरुण एक्सरसाइज की? ओके, सो लव्य और रिया शर्मा, भूमि गुप्ता का आंसर है। आई पैड ने भी आंसर दिया, भूमि खन्ना।
क्षितिज, जय बहल, फ्रांस, यस करेक्ट है, वेरी गुड, फ्रांस, इंडिया, फ्रांस, वरुण एक्सरसाइज, करेक्ट है। एक एक्सरसाइज मैंने आपके साथ और डिस्कस की थी और वो एक्सरसाइज थी, मैं अब कंट्री का नाम बता रहा हूँ, एक्सरसाइज का नाम आपसे पूछ रहा हूँ, और वो कंट्री थी शायद इजिप्ट के साथ, इंडिया इजिप्ट की एक्सरसाइज का नाम क्या था, कुछ आइडिया है? सो भूमि गुप्ता से मेरा क्वेश्चन है, वैसे भूमि गुप्ता ऑलरेडी आंसर दे चुकी है, कुछ स्टूडेंट से तो मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं उनका नाम लेता, मुझे पता है कि दे आर वेरी ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट करता हूँ जो आंसर नहीं लिखते चैट सेक्शन में। निहारिका अगर मेरे को इसका आंसर बताए, एंड परिधि कालरा, और चैट सेक्शन पे आप लोग के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। एक्सरसाइज साइक्लोन था जो इंडिया ने, वेरी गुड दिवजोत, जो इंडिया और इजिप्ट के बीच हुआ। तो उसी तरह से एक और एक्सरसाइज है जनवरी मंथ में, वीर गार्डियन 2023, और ये पहली बार हमने जापान के साथ, ये 2023 में फर्स्ट टाइम ही हमारी एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स, आप देख सकते हो इस इमेज, इस पिक्चर में, इंडियन एयरफोर्स आर्मी और हमारी जो जापानीज एयरफोर्स आर्मी है वो दोनों मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगी। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, क्योंकि जब मुझे भी ये बात पता लगी तो मुझे बड़ा, आई वॉज हाईली सरप्राइज। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, अगर आपको रिमेंबर हो मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब अटैक किया था, है ना, और बहुत बुरी तरह जापान उस मतलब बैडली जापान को सरेंडर करना पड़ा। हिरोशिमा नागासाकी में आज तक बच्चे डिसेबल्ड पैदा होते हैं, और आज तक वहां की जमीन नॉन फर्टाइल बैरन लैंड है, इतना हैवी एटॉमिक अटैक था। तो पता है यूएसए को बड़ा गिल्ट फील हुआ, यूएसए को लगा यार इतना हैवी अटैक करना नहीं बनता था, बच्चा है, छोटा सा कंट्री है, बेचारे ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया जोश जोश में, और मैंने तो पूरा इसका 2 सिटी उड़ा दिए। तो कहते हैं यूएस को बड़ा गिल्ट फील हुआ। तो आपको पता है यूएस ने जापान को टेक ओवर कर लिया उसके बाद, और पूरे का पूरा जापान को यूएस आर्मी हैंडल करती है आज भी। जापान की अपनी कोई आर्मी नहीं है, वो यूएस की आर्मी ही जापान की आर्मी है, और पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री की हिम्मत नहीं है कि जापान के ऊपर आंख उठा के देख ले। यानी अगर आपने जापान के ऊपर अटैक किया, इट मींस दैट यू अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएस की आर्मी आपका ऐसा बुरा हाल करेगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो जापान के ऊपर आज या किसी भी कंट्री का अटैक यूएस के ऊपर अटैक माना जाता है। अभी मुझे याद है, आपने किम जोंग यून का नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है वो, यूएस के साथ तो उसकी वैसी ठनी रहती है, वो भी कई सारी मिसाइलें टेस्ट कर रहा था जापान के ऊपर। तो जापान ने नॉर्थ कोरिया से पूछा भाई साहब ये क्या है, कहने के कुछ नहीं, वो ऐसे ट्रायल ले रहे हैं हम लोग। कहने के सर मेरी छत पे ही ट्रायल लेना है आपको, आप अपने घर पे ट्रायल लो। तो वो जान पूछ के ना जापान को डरा रहा था, फिर जापान ने बुला लिया यूएस को, कहने के भैया आना जरा देखना। खैर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आया, उसने एक ही दहाड़ लगाई, और नॉर्थ कोरिया बेचारा चुपचाप अपनी छत पे चला गया और वहीं ट्रायल करने लगा। तो अभी 2 साल पहले की बात है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जापान को पूरा टेक ओवर किया हुआ है और पूरी हेल्प करता है, और यूएस ही वो कंट्री है जिसने जापान को सपोर्ट किया आफ्टर एटॉमिक अटैक, और जापान डेवलप कंट्री बन गया आज। तो देखो मैं कभी कभी ऐसा मानता हूँ कि एक ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो चाहे तो किसी को बर्बाद कर दे, और चाहे तो किसी को, तो उसे कहते हैं ना, गंगू तेली से राजा भोज बना दे। तो आज जापान का जितना भी डेवलपमेंट है उसके पीछे यूएस का फुल सपोर्ट है, करेक्ट। चलो खैर आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इंडिया के तो खैर रिलेशन, हम तो दोस्ती में बिलीव करते हैं, कोई खामखाई भिड़ जाए जैसे पाकिस्तान भिड़ता रहता है हमसे तो वो बात अलग है, लेकिन हमारे जापान के साथ रिलेशन बड़े अच्छे हैं। वीर गार्डियन हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी फर्स्ट टाइम, इसलिए मुझे लगता है कि ये आनी बनती है, तो आप इसे स्टार मार्क कर लेना, और मैं ये मानता हूं कि शायद ये एक्सरसाइज जरूर आएगी, तो मेरी तरफ से तो इसको स्टार मार्क है, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताओ यहां तक समझ में आ रहा है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? और एनी पॉइंट अगर आपको कोई मिस हो गया हो, या कोई टेक्निकल इश्यू से आपका कनेक्शन कट गया हो, तो मेरे से पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज फिर अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। यस, दिवजोत, ऋत्विक, एंड और किससे पूछे, रिया शर्मा, साक्षी अग्रवाल, सुरभि, संध्या ने आज शायद ज्वाइन नहीं किया। एक बारी रिपीट कर दूं, सुरभि क्या रिपीट करना है? ओके थैंक यू रिया।
हाँ, बस मैंने सिर्फ इतनी इतनी सी आपको स्टोरी सुनाई है कि जापान जो है वो एटॉमिक अटैक उसके ऊपर हुआ और यूएस जो ने उसके बाद उसको टेक ओवर किया और उसको बड़ी हेल्प करी एटॉमिक अटैक के बाद। तो जापान को पूरी तरह से हैंडल करता है, जापान को अडॉप्ट किया हुआ यूएस आर्मी ने। दैट वाज द मैसेज विच आई डिलीवर्ड, राइट। एंड ये एक्सरसाइज हमने डिस्कस की। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। होप यू अंडरस्टूड। अब आते हैं, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। वीर गार्डियन करेक्ट है, वेरी गुड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। आप पहले मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन मैं किससे पूछूं, साक्षी अग्रवाल और सुरभि से पूछते हैं, बाकी कुमुद से भी पूछ सकते हैं। हिंदुस्तान की पहली मिसाइल, फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया, कुछ आइडिया है किसी स्टूडेंट को? इंडिया की सबसे पहली मिसाइल कौन सी थी? वैसे मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूँ, पृथ्वी, अग्नि, नाग, ब्रह्मोस। अगर आपने इन मिसाइलों के नाम सुने हो, आकाश, राइट। सो दिव्यजोत सिंह ने बोला है कि सर पृथ्वी मिसाइल शायद हिंदुस्तान की पहली मिसाइल थी। ओके। एंड ऋत्विक ने बोला है ब्रह्मोस वाज बेस्ट वन। अच्छा। और सुरभि ने बोला है सर पृथ्वी, शायद क्वेश्चन मार्क है इनके आंसर में ही। आईपैड ने भी बोला पृथ्वी, ठीक है। साक्षी अग्रवाल ने भी बोला पृथ्वी। एंड लव्या ने बोला धनुष, ठीक है, करेक्ट है। एंड मनस्वी ने भी बोला है कि सर धनुष, क्योंकि इनको लगा कि धनुष वो राम जी के जमाने से चला आ रहा है, तो शायद यही पहली मिसाइल होगी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ होगा। और बाकी तनु ने एक कदम आगे बढ़कर आंसर दिया है अग्नि, कि सर ऋषि मुनि अग्नि से हवन करते थे, तो शायद अग्नि ही हमने पहली मिसाइल बनाई हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता देता हूँ। सो पहले तो इन स्टूडेंट्स को एडमिट कर लेते हैं जो वेट कर रहे हैं बाहर। आरुषि, साक्षी एंड आयुष गुप्ता, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, आपको पता है मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि हिंदुस्तान ने 5 वॉर फेस करी है ना। 1947 में फर्स्ट वॉर थी, ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात है। 1962 में इंडो चाइना वॉर मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि 1965 में इंडो पाक वॉर थी। एंड फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया 1971 में इंडो पाक वॉर अगेन। एंड देन फिर 1991 कारगिल वॉर, राइट। आपको पता है हिंदुस्तान ने अपनी सबसे पहली मिसाइल नो डाउट पृथ्वी ही बनाई थी और उसका नाम था पृथ्वी 1, राइट। आपको पता है ये हमने कब बनाई? 1983 में। और इसके पीछे किसका दिमाग चला? हु वॉज अ थिंक टैंक बिहाइंड दिस? वन एंड ओनली मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगर कोई चैट सेक्शन पे लिखे और बताए हु वॉज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो ऋत्विक ने बोला है अब्दुल पाकिर अबादीन कलाम, यस, एपीजे कलाम, करेक्ट है जी, वेरी गुड। अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे कलाम वाज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इनका दिमाग चला, ये थिंक टैंक थे। कभी आपको टाइम लगेगा ना इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, विंग्स ऑफ द फायर। विंग्स ऑफ द फायर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। इनके पास पैसे तक नहीं थे चप्पल खरीदने के, स्कूल जाते थे पैदल, वो कोस्टल एरिया के सैंड पे चल के, रेत पे। और आप समझ जाओ कि गर्मियों में वो रेत कितनी गर्म हो जाती है, तो इनके पाँव में छाले पड़ गए। तो एक दिन ये अपनी बहन के घर पहुंचे, उनकी मैरिज हो चुकी थी बहन की। तो उनकी बहन इनके पाँव को देख के बड़ा रोने लगी और उसने अपना कुछ पैसे जोड़े हुए थे उससे इनको चप्पल दिलवाई, राइट। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, खैर अभी टाइम नहीं है, मैं डिस्कस करूंगा कभी किसी क्लास में। खैर मैं आपको एक बात ये बता रहा था कि 1983 में एपीजे कलाम ने पृथ्वी मिसाइल बनाई और ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का शुरू हुआ, आईजीएम-डीपी प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो अब आप देखो, जरा ध्यान से सुनना। हमने अपनी पहली मिसाइल बनाई 1983 में, पृथ्वी 1। अगर आप यहाँ पे देखो तो 1983 के बाद हिंदुस्तान में कोई लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ एक लड़ाई हुई है, वन वॉर, एंड दैट वाज कारगिल वॉर। आप कभी यूट्यूब पे ना कारगिल वॉर डालना और जरा देखना कि हमने कारगिल वॉर जीती कैसे। हमने बोफोर्स कैनन्स का यूज किया था। वो बड़ी बड़ी कैनन्स थी, राजीव गांधी ने परचेज करी थी इटली से। उनके ऊपर वो स्कैम हुआ था, कुछ केस चला था कि उन्होंने ब्राइब दी इस टेंडर के लिए कैवेतरोचकी को, इटली का कोई डीलर था, सोनिया गांधी का कोई रिलेटिव था। तो हमने बोफोर्स कैनन्स के थ्रू वो वॉर जीत ली। यानी बात क्या इंटरेस्टिंग है कि हमने पृथ्वी मिसाइल 1983 में बनाई, उसके बाद हमने मिसाइलों के जखीरे खड़े कर दिए, पृथ्वी, अग्नि, नाग, ब्रह्मोस, तेजस,
त्रिशूल और पता नहीं कौन कौन सी मिसाइलें, और फिर उसके बाद पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, पृथ्वी 5, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 5, दुनिया भर की मिसाइलें बनाई हैं और आज तक वो सारी की सारी मिसाइलें वेट कर रही हैं कि चलेंगे कब, क्योंकि लड़ाइयां हुई नहीं, उसके बाद वॉर ही नहीं हुई। तो अब इसमें दो पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 तो ये है, पॉजिटिव वे में अगर बोलूं, कि जब से हमने मिसाइलें बनानी शुरू करी तो शायद हो सकता है हमारे आस पड़ोस वाले घबरा गए और उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दिया, है ना, ये प्लस पॉइंट है, शायद इसी वजह से उसके बाद वॉर नहीं हुई। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमने इतनी सारी मिसाइलें बनाई और पैसा वेस्ट करा, अगर इस सेंस में देखें, क्योंकि वॉर तो हुई नहीं पिछले 30 साल से, लेकिन आज भी हमारे डिफेंस के ऊपर बजट का 10 से 12% हम खर्च करते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि डिफेंस के बजट को ना एक्सपर्ट्स बोलते हैं असेंशियल इविल, ये एक आवश्यक बुराई है। पता है कि पैसा ब्लॉक हो जाएगा, करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, लेकिन वॉर इतनी फ्रीक्वेंटली तो होती नहीं, 20-30 साल में कोई एक वॉर होगी, लेकिन हर साल अरबों रुपए का बजट, मतलब करोड़ों रुपए का बजट बन जाता है डिफेंस का, करेक्ट। तो खैर, मेरा आपसे एक व्यू लेने का पर्पस था कि मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारा डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च करना सही है या गलत। तो ऋत्विक अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे, एंड आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अंश एंड अबिल एंड भूमि गुप्ता, एंड ये क्वेश्चन युक्ति भी अगर चाहे तो इसका आंसर बता सकती है। सो व्हाट डू यू थिंक, आप लोग क्या मानते हो, क्या डिफेंस में हमें खर्च करना चाहिए। तो रिया शर्मा, आई पैड एंड सुरभि ने आंसर दिया है कि बिल्कुल सर राइट है, पैसा तो खर्च करना बनता है। बिल्कुल, मतलब मैं भी ये मानता हूं कि हमें टेक्नोलॉजी अपनी स्ट्रांग रखनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना कब किस कंट्री का दिमाग घूम जाए, और आस पड़ोस में जब चाइना और पाकिस्तान जैसे गद्दार देश बैठे हों, तो फिर तो आपका डिफेंस पे खर्च करना बनता भी है। और हम मिसाइलें ट्रायल कर करके ना पाकिस्तान को डराते भी रहते हैं कि देखो भैया बना लिया, और ये बेचारा वैसी दहशत में जीता रहता है कि पापा ने आज ये वाली मिसाइल ट्राई कर ली, आज ये वाली मिसाइल बना ली। बिकॉज इफ देर इज सम सडन वॉर देन वी शुड हैव सफिशिएंट वेपन्स। यस करेक्ट रिया शर्मा। तो इसीलिए हमें कैपेबल तो होना ही पड़ेगा, और डिफेंस पे हम अपना पैसा खर्च करते हैं। तो खैर, अब मैं आपको एक चीज ये बता दूं, इसमें मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना था, कि पृथ्वी 2 मिसाइल को हमने अभी टेस्ट किया। पृथ्वी 1 मिसाइल देखो, अब मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारी 5 मिसाइलें हैं पृथ्वी की। ये पृथ्वी के वर्जन है 1, 2, 3, 4, 5, ये भी हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं। और जो हमारी पहली मिसाइल है वो 150, और अगर आप 10-10 से इनको वो कर जाओ तो ये आप देखोगे 150, 250, 350, 450 और 550। तो पृथ्वी का लेटेस्ट वर्जन है पृथ्वी 5, 550 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझा दूं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। तो आप ध्यान रखना, दो तरह की मिसाइल होती है, एक होती है क्रूज मिसाइल, राइट, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। हमारे यहाँ पे जो क्रूज मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस हमारी क्रूज मिसाइल है, और बाकी ज्यादातर हमारी सारी मिसाइलें बैलिस्टिक है। तो क्या डिफरेंस है, इसको जरा समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये है आपका टारगेट, करेक्ट, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जैसी शूट आउट हुई, टारगेट मूवेबल था और टारगेट मूव करके ऐसे 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 ऐसे, और पता चला वो वहीं खड़ा हो गया जहां से वो मिसाइल चली। तो बैलिस्टिक मिसाइल को कोई मतलब नहीं, कोई कहीं जाए, ये अपना सीधा निकल जाएगी, यानी टारगेट मिस। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का ड्रॉबैक है, राइट। अब क्रूज मिसाइल की बात करते हैं। ये है क्रूज मिसाइल और ये है टारगेट टी। जैसी क्रूज मिसाइल शूट आउट हुई, टारगेट मूवेबल था और ये मूव करता 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 इसी के पीछे आगे खड़ा हो गया। तो क्रूज मिसाइल अपने स्क्रीन पर उसका आइकन फिट करती है और उसकी रेस को पकड़ती है, और जहां पे भी वो जाके छिप जाए उसको वहीं पे जाके करेगी धप्पा। यानी आप क्रूज मिसाइल की रेंज से नहीं बच सकते अगर आप उसकी रेंज में हो। ये अगर इसने एक बार अपने स्क्रीन पे आपका आइकन सेट कर लिया तो ये आपको कहीं से ढूंढ के निकाल के टारगेट करेगी। तो अब आप ये सोचोगे, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर फिर हमने सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यों बनाई, क्रूज क्यों हमने कम बनाई। अब ड्रॉबैक सुन लेते हैं क्रूज मिसाइल का। क्रूज मिसाइल एटम बॉम्ब को कैरी नहीं कर पाती, और बैलिस्टिक मिसाइल एटॉमिक मिसाइल्स होती हैं। तो अब आप समझ गए ना, बैलिस्टिक मिसाइल किसी फिक्स टारगेट पे गिरती है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, किसी हेडक्वार्टर पे अटैक करना है, तो हेडक्वार्टर तो मूवेबल नहीं होगा, राइट। अब फॉर एग्जांपल मुझे अटैक करना है लव्या के ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बैलिस्टिक मिसाइल से एटम बॉम्ब
लेके उसके ऊपर अटैक करूंगा कि ये निकला लव्य और ये निकला घर से बाहर, लो बेटा लव्य एटम बॉम्ब। तो क्रूज मिसाइल शूट आउट करती है विदाउट एटॉमिक अटैक। अगर आपको कहीं पे हिट करना है तो आप क्रूज मिसाइल शूट आउट करोगे। आपको कहीं बहुत बड़ा अटैक करना है, किसी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन को हिट करना है, तो फिर आप बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करोगे। और जनरली आप देख रहे हो रशिया और यूक्रेन की वॉर में हम लोग, रशिया जो है वो ज्यादातर इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बिल्डिंग को शूट आउट कर रहा है, तो वो ज्यादातर कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाती है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ब्रह्मोस की रेंज है 290 किलोमीटर, और ये ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मपुत्रा रिवर, मॉस का मतलब है मॉस्को, रशिया की कैपिटल। तो ये इंडो रशियन कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसका नाम है ब्रह्म मॉस। करेक्ट। तो आई थिंक होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्या होती हैं। तो ये बताओ क्लियर है यहां तक? शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? राइट, अंश, आरुषि गॉट इट, ईशान राणा, ईशु भारद्वाज, जानवी खुराना, मनस्वी लव्या। Should I move to next? So पृथ्वी मिसाइल, फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया, 1983 में हमारा मिसाइल प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। एंड फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पर बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स, दो टाइप की मिसाइल्स हैं। बैलिस्टिक जो मूवेबल टारगेट को हिट नहीं कर पाती बट एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करती हैं, और क्रूज मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी नहीं कर पाती। चलो ठीक है, तो क्रूज मिसाइल का एग्जांपल ब्रह्मोस और मैक्सिमम मिसाइल बैलिस्टिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं वही रंजन गोगोई के बारे में जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। फॉर्मर सीजीआई हैं और अभी क्यों न्यूज में थे, डायरी नंबर 1 इन्होंने एक बुक रिलीज की। एंड चीफ जस्टिस, 46 चीफ जस्टिस थे, वो हमने एमसीक्यू में डिस्कस करा भी था। 2018 से 19, 13 मंथ्स के लिए ये सीजीआई थे। और रामनाथ कोविंद ने इनको, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे मुर्मू से पहले, उन्होंने राज्यसभा में इनको अपॉइंट किया था, राइट, नॉमिनेट किया था, राइट दर्पित, करेक्ट है? ओके, सो रंजन गोगोई फॉर्मर सीजीआई राइट नाउ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा। एंड डायरी नंबर 1 के लिए ये अभी जनवरी करंट अफेयर्स में न्यूज में थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कुछ डेज की अगर बात करूं तो जरा मेरे को ये बताओ, मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में निहारिका, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की हो, निष्ठा एंड निहारिका, आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज टू स्टूडेंट्स। ग्लोबल फैमिली डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? ग्लोबल फैमिली डे। Yes, Manaswi Sood can give the answer. Otherwise, Bhumi Gupta. So very good, Bhumi. You are always ready to participate in the class. And Riya Sharma, Manaswi Sood, Lavya. Very good. Yes, 1st January, correct? 1st January, Global Family Day. 24th January, National Girl Child Day. 25th January, National Voters Day. Or another very important day in the month of January, National Youth Day. और वैसे नेशनल यूथ डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है 12 जनवरी को। तो आपको पता ही है स्वामी विवेकानंद जी की जितनी भी स्पीचेस थी उस समय, बड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस थी, और यूथ के एक आइकन थे, और आज भी हैं स्वामी विवेकानंद, जिनके गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस, राइट। तो 12 जनवरी नेशनल यूथ डे हम लोग एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, द बर्थ डे ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी, और 9 जनवरी को हम एनआरआई डे मनाते हैं। यस, वेरी गुड मनस्वी सूद, करेक्ट है, गुड वन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। डॉपलर डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क 2025। देखो, किसी भी कंट्री के लिए ना रडार सिस्टम इंपॉर्टेंट है बड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने अभिनंदन का नाम सुना? अभिनंदन, कोई बता सकते हैं अभिनंदन कौन था? ओके, ऋत्विक। तो तब तक ऋत्विक मैं इनसे पूछता हूँ अभिनंदन के बारे में, तब तक आप लास्ट स्लाइड को देख लो अगर कुछ मिस हुआ है आपका। सो यस, अभिनंदन के बारे में एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, सर एयरफोर्स से रिलेटेड थे। और ये स्टूडेंट कौन है, किसने आंसर दिया है ये?
ओके, सो अभिनंदन के बारे में अगर आपको याद हो तो एयर कमांडर थे। F-16 को जब डिफीट किया था तो उसका हम पीछा कर रहे थे अपने मिग से, MiG से, और वो पाकिस्तान में जाके गिर गए थे, है ना। आपको याद है ये घटना कब की है? ये तब की घटना है जब हमने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की थी। हमने तो रात को एयर स्ट्राइक करी 3 बजे, और हमने टेररिस्ट जितने भी उसके वो सेंटर पॉइंट थे, और आपको पता है बहुत बड़ी न्यूज है ये। उनकी जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उससे 150 किलोमीटर ही दूर था। तो हमने उनके घर में घुसकर अटैक किया, और एनडीए गवर्नमेंट ने एक बड़ी समझदारी करी। अटैक करने से पहले हम लोगों ने यूएनओ के परमानेंट मेंबर, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना को छोड़कर बाकी 4 कंट्री, यूके, उन सबको कन्विंस कर लिया था कि सर हम अटैक करने वाले हैं, और ये हमारा सिविलियन अटैक नहीं है, ये हमारा टेररिस्ट अटैक है। क्योंकि जब हम अटैक करेंगे तो पाकिस्तान शोर मचाएगा कि मेरे ऊपर अटैक कर दिया इंडिया ने। तो आप प्लीज उसकी बात में मत आना, हम खाली टेररिस्टों को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जो अटैक हुआ था वो, है ना, जब वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो हमने बालाकोट अटैक किया, एयर स्ट्राइक थी, और उसके बाद पाकिस्तानी ये बदला लेने अगले दिन आया सुबह 10 बजे, नाश्ता वाश्ता करके, कंगी शंगी करके। तो आपको पता है हमारे जब फाइटर प्लेन एंटर हुए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का रडार सिस्टम इसका मतलब बड़ा फेल था, क्योंकि उसके रडार्स हमारे मिग को पकड़ नहीं पाए, और उनको पता ही नहीं लगा। हम अटैक वटैक करके चले गए, इसको बाद में पता लगा कि इसके ऊपर अटैक हो गया। तो रडार सिस्टम होना, स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए, अदरवाइज कोई भी कंट्री कभी भी आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो आप में से कोई स्टूडेंट अगर मुझे बताए रडार, RADAR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रडार का मतलब क्या होता है? कुछ आइडिया है? निहारिका, निष्ठा, या अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं मिस्टर गुलाटी और ग्रेसी और आईपैड अगर बताना चाहे, व्हाट डज रडार स्टैंड्स फॉर? ओके, तो एक रडार, एयर बॉर्डर्स ऑफ कंट्री। ये तो ठीक है ऋत्विक, बट मैं रडार का मीनिंग पूछ रहा हूँ कि RADAR का कोई मतलब होता है क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ओके, सो लव्या ने आंसर दिया कि सर रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ रडार की जो फुल फॉर्म है वो बिल्कुल सही है, जो लव्या ने आंसर दिया है। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर करता है माइक्रोवेव्स रीजन में, और डिटेक्ट कर लेता है लोकेशन। यानी कोई भी मूवेबल, इमूवेबल, कोई नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी अगर बाउंड्री के आसपास दिखेगा तो ये उसको कैप्चर कर लेगा। राइट ईशु भारद्वाज? अच्छा, अब होता क्या है कि रडार, अभी हम लोगों ने ना नए रडार्स हम लोग लगाने जा रहे हैं, और इसको बोलते हैं डॉपलर डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर वेदर रडार। अब ये डॉपलर वेदर रडार का पर्पस क्या है? ये अभी एक नई नई रडार टेक्नोलॉजी है जो काफी न्यूज में है, और अभी 2025 तक हम ये इंक्रीज कर देंगे अपने ऑल ओवर कंट्री में, और स्पेशली हिमालयन रीजन में। आपको याद है केदारनाथ में एक त्रासदी हुई थी, जब वहां पे बहुत भयंकर एक फॉर्मिडेबल फ्लड आया था? कुछ आइडिया है किसी को कब की बात है, किस ईयर की बात है वो केदारनाथ में जो फ्लड आया था? अगर ब्रह्मजोत कौर, दर्पित या ग्रेसी में से कोई बताए इसका आंसर। केदारनाथ फ्लड, कुछ आइडिया है? ओके, सो ऋत्विक ने आंसर दिया सर 2013 और 14 के आसपास की बात है। लव्या ने भी आंसर दिया 2014। करेक्ट है, करेक्ट है। 2013 में, वैसे जून की बात है वो, बिल्कुल 15 और 17 जून 2013 की बात है। तो रिया शर्मा करेक्ट आंसर है। तो आपको पता है उस समय हैवी रेन हुई, और चूंकि वहां पे एक तरह से सॉइल इरोजन हो चुका था, पेड़ों को काट के एनक्रोचमेंट हो चुका था, तो इस वजह से जब पहाड़ों से वो पानी आया तो प्लांट्स, ट्रीज नहीं थे, जिसकी वजह से वो सीधा बहाव एकदम फुल स्पीड में पानी आके केदारनाथ टेम्पल पे उसने हिट किया। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन, बाद में एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बैठी थी, तो रीजन ये था कि हमें पता नहीं लगा कि इतना मौसम खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हमने डॉपलर रडार्स अब हम लोग अपने सेट करने जा रहे हैं, और स्पेशली कहां पर? हिमालयन रीजन में, ताकि आने वाले टाइम में हम लोगों को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आप ये देख सकते हो इस इमेज में कि किस तरह से रडार सिस्टम काम करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये कैप्चर करेंगे, और ये आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे देंगे, प्रिडिक्शन कर देंगे वेदर के बारे में कि कितना वेदर हिमालयन रेंजेस में खराब होने वाला है।
ताकि वहां से जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करके लोगों की लाइफ सेव करी जा सके। तो ये है हमारे डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क 2025। और अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं जनवरी करंट अफेयर्स में, उसका रीजन ये है कि अभी हम लोग काफी सारे ये रडार सिस्टम अपने डेवलप करने वाले हैं और इसरो इसमें काम करेगा, राइट। तो इस वजह से ये भी न्यूज में है जनवरी में, तो भारत सरकार ने इसके लिए पैसा मनी सैंक्शन की है। तो डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और कहाँ पे लगेंगे, हिमालयन रेंजेस पे पहले सेट करेंगे, फिर ऑल ओवर इंडिया में इसको धीरे धीरे लगाएंगे। मेनली टारगेट है वेदर फोरकास्ट को एक्यूरेट करना, दैट इज द पर्पस, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा एक रिवीजन लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया इस स्लाइड के बाद। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कोल्लम है, कोल्लम बिकम्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। अब फिर से वही वाली बात है, मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि केरल ने तो वैसे ही धूम धड़ाका मचा रखा है, और आप लोगों ने मेरे को बताया था, जय कृष या क्षितिश को अगर पता हो कि केरल जो है वो लिटरेसी में भी टॉप पर है, और किस में टॉप पे था केरल, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था केरल और किस किस चीज में टॉप पे है लिटरेसी के अलावा। डिजिटल बैंकिंग, ओ तनिषा चोपड़ा ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है कि सर डिजिटल बैंकिंग हमने डिस्कस किया था, और दर्पित ने बोला सर सेक्स रेशो भी हमने एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर सेक्स रेशो में ये टॉप पर है, बिल्कुल। तो डिजिटल बैंकिंग में लिटरेट है, सेक्स रेशो बहुत अच्छा है, वुमेन एम्पावरमेंट है, लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। और फिर से देख लो एक और धमाका कर दिया केरल के कोल्लम ने। अब ये धमाका क्या है आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया ये, यानी यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फुल नॉलेज है, भले ही वो सीयूईटी का एग्जाम नहीं दे रहे। तुम तो सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें तो मैंने पॉलिटी की 3-4 क्लासेस पढ़ा भी दी, उसके बाद भी हो सकता है शायद अभी तुम भूल गए होगे कि फंडामेंटल राइट कितने हैं, या आर्टिकल 32 में क्या था। एक स्टूडेंट ने तो चैट सेक्शन पे भी लिखा सर आर्टिकल याद नहीं हो रहे मेरे को। अब आप देखो कॉलम के लोग, इनका कोई लेना देना नहीं है एग्जाम से, फिर भी बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन को रट्टा मार के बैठ गए। तो आप देखो, यस इज इन केरला, राइट। तो देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जो कॉलम है ना, कॉलम के बारे में जरा देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलम के बारे में। तो देखो सबसे पहली बात, ये जो कॉलम है, केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनारई विजयन, पी विजयन। और ये कैंपेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी के लिए 23 लाख सिटीजन बिलोंगिंग टू 7 लाख फैमिलीज इन द डिस्ट्रिक्ट। तो आप ये देख लो कि यहाँ पे ट्रेनर्स की टीम बनाई गई थी, वो टीम जा जाके लोगों को उनके घरों में जाके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज देते थे और उनको अवेयरनेस देते थे कि आपके फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बना दिया, यहाँ पर 90% लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज है। अब देख लो, मतलब केरल ऐसे ऐसे काम कर रहा है जबकि कोई सेंस नहीं है इसका, बस ऐसे ही पढ़ा रहा है लोगों को कि एटलीस्ट कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन तो पता हो ना। तो ये है कमाल केरल का, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। एनसीईआरटी ने अभी एक प्रोग्राम शुरू करा है परख के नाम से। परख क्या है, सिंपल है, मैं आपको पहले इसकी फुल फॉर्म बता दूं। परफॉर्मेंस, पी स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देखो मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, सबका पैटर्न ना अलग अलग होता है, हर स्कूल का एक अपना अलग ही स्ट्रक्चर है ना, डेवलपमेंट का, स्किल डेवलपमेंट का, बच्चों को पढ़ाने का। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि सर ऐसे मत करो, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल हैं उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि बच्चा किसी भी बोर्ड में पढ़ रहा हो कम से कम उसको बेसिक इंफॉर्मेशन उसकी सही होनी चाहिए। तो ये एक परख प्रोग्राम एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया है नेशनल लेवल पे। इसमें स्टेट के स्कूल्स को भी पार्टिसिपेट करना है और उनको वही नॉर्म्स फॉलो करने हैं जो एनसीईआरटी के नॉर्म्स होंगे। तो सिंपल, यानी एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लानी है, दैट इज द पर्पस, और यही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, करेक्ट। तो चलो अभी तक हमने यहां तक जो भी डिस्कस किया एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे को ये बताओ कि कोई ऐसा पॉइंट
जो आप मिस कर गए हो या आपको ना समझ में आया हो वो आप पूछ सकते हो। ईशान राणा, जानवी, कृष्ण नारंग, क्षितिज, कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो। अंश, आरुषि, भूमि, ब्रह्मजोत, दर्पित, ग्रेसी, गुलाटी जी, हिति, आईपैड, ईशान राणा, जानवी खुराना, कृष्ण नारंग, लव्या, मनस्वी, निहारिका, निष्ठा, ऋत्विक, रिया, सुरभि, तनिषा, तनु, कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो, और इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू आईपैड, थैंक यू रिया। ठीक है, तो अगर सुरभि, थैंक यू सुरभि। एंड ठीक है, फिर अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार हम भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, राइट। फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट किया था आई थिंक आरबीआई से, नहीं उससे पहले हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था सीआरपीएफ और सीआईएसएफ। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था आपके साथ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हिंदुस्तान का पहला स्टॉक एक्सचेंज है 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1991 में स्टैब्लिश हुआ। दो स्टॉक एक्सचेंज आज बड़े इंपॉर्टेंट है, जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनको पता है, बीएससी और एनएससी। सीआरपीएफ हिंदुस्तान की पहली फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स है 1939, बीएसएफ 1964-65। और मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, महारत्ना, मिनी रत्ना कंपनीज जितनी है इंडिया की, उसमें सीआईएसएफ के जवान खड़े रहते हैं, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का ओरिजिन 35, लेकिन उसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। एंड एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। शक्तिकांत दास, अगर आज देखें तो हर नोट पे इनके साइन होंगे। 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपी नोट, फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर करता है। फिर उसके बाद मैंने आपके साथ CY चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के CGI डिस्कस किया। अभी CGI है, 33 जजेस की टीम है इनके साथ। 2024 तक ये रहेंगे। इनके जो डैडी थे लॉन्गेस्ट सर्विंग CGI थे। बाकी ट्रिपल आर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, ये तो खैर हम सबको पता ही है, नाटू नाटू, है ना, नाचो नाचो के लिए। और ऑस्कर भी मिला, ये तो बड़ी धमाकेदार न्यूज है। वो मंथ में डिस्कस करेंगे जब आएगा तो। उसके बाद फिर हमने पॉइंट डिस्कस किया था नेक्स्ट, वीर गार्डियन एक्सरसाइज, इंडिया और जापान की फर्स्ट एक्सरसाइज एयरफोर्स आर्मी की। और जापान के बारे में मैंने आपको बताया कि जापान को इंडियन यूएस आर्मी ने टेक ओवर किया हुआ है। फिर उसके बाद हमने पृथ्वी मिसाइल को डिस्कस किया, हिंदुस्तान की फर्स्ट मिसाइल, लेकिन जनवरी में पृथ्वी 2 का हमने ट्राई लिया, बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज वो हमने डिस्कस किया, करेक्ट। उसके बाद रंजन गोगोई को हमने डिस्कस किया डायरी नंबर 1 के लिए। फिर 12 जनवरी नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड डॉपलर रडार अभी हम नेटवर्क लगा देंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2025 तक। अभी हमारा फर्स्ट टारगेट है हिमालयन स्टेट्स को कवर करना, वेदर फोरकास्ट, बेटर वेदर फोरकास्ट के लिए, करेक्ट। और रडार फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एनसीईआरटी का परख योजना, एंड कोल्लम बिकेम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। चलो ठीक है, डन है, यहाँ तक हमने अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अब हमारी कुछ जो न्यूज बचती है उनको देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर साल हम लोग जनवरी में ना एनसीईआरटी 1, अच्छा एनसीईआरटी वही जैसे मैंने आपको बताया कि एक परख योजना है। और मेन अभी इसका टारगेट ये है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, जब मैंने आपसे पूछा था कि ड्रॉबैक बताओ इंडियन गवर्नमेंट के, तो कुछ स्टूडेंट ने बोलता है कि एजुकेशन सिस्टम बड़ा पुअर है। उसी के ऊपर एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने बना दी थी कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, और हर बच्चा वो जिस स्कूल में भी पढ़ रहा हो उसका डेवलपमेंट वहां पर होना चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो। तो एनसीईआरटी एक योजना, एक प्रोग्राम बना रही है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्कूलों को दिया जाएगा कि आपको ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो परख, इस योजना का नाम है परख। तो सिंपल एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लानी है, करेक्ट। अच्छा, खैर अभी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ हर बार हमारा एक चीफ गेस्ट होता है जनवरी में। हम किसी एक को, कंट्री के किसी हेड को ना बुलाते हैं और उसको 3 घंटे बिठाते हैं और उसे पूरे अपने गणतंत्र परेड दिखाते हैं, उसे अपने सारे वेपन्स दिखाते हैं। पता नहीं उसे बुलाते हैं या शायद डराते हैं। और जो भी हमारे यहाँ पे आता है 26 जनवरी की परेड देखने, वो बेचारा सहम जाता है।
और फिर जो भी हमें मनवाना होता है वो मान भी लेता है। मुझे याद है एक बार फ्रांस के प्रेसिडेंट को हमने बुलाया था, फ्रांस से हमें मनवाना था यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप के लिए ओके करवाना था। फ्रांस बड़ा आ कर रहा था कि नहीं देनी इंडिया के लिए, मैं फेवर में नहीं हूँ कि यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप मिले। हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाया, 26 जनवरी में पूरी परेड दिखाई 3 घंटे, सारी मिसाइलें दिखा दी, पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, ब्रह्मोस 1 2 3 4, पृथ्वी 1 2 3 4, सारे फाइटर प्लेन, तेजस वेजस सब दिखा दिए। 3 घंटे के बाद ये बेचारे के पसीने छूट गए। हमने कहा सर वो हाँ करोगे यूएनओ के लिए? कह रहा हाँ जी बिल्कुल, हाँ है हमारी तरफ से। खैर अभी हमारी बड़ी कोशिश है एक बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को बुला के ना ये सारे वेपन्स दिखा दे, क्योंकि चल तो रहे नहीं, तो कम से कम यही टेंशन क्रिएट कर दें पाकिस्तान को। तो बड़ी बार हमने बोला है पाकिस्तान को कि एक बार प्लीज आ जाओ 26 जनवरी में, चीफ गेस्ट बन जाओ हमारे। पाकिस्तान को भी पता है कि ये डराएंगे, आता नहीं है इसलिए। तो खैर मेरा पॉइंट ये था कि इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट है ना, अब्दुल फतेह अल सीसी, टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो ये क्वेश्चन ना मैंने कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखा है कि 26 जनवरी में हम किसको, इस बार हमारा चीफ गेस्ट कौन था। तो बस आप इतना याद रखना है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को हमने इस बार अपना चीफ गेस्ट बनाया था, दैट्स ऑल करेक्ट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं अब। हाँ, ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और थोड़ी ये जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है ना किसी को, तो ये और खासतौर से इंडिया की साइट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इंडिया के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मोई डैम्स। तो पहले मैं आपको मोई डैम समझा देता हूँ। इस इमेज में आप पहले ये देख लो, ये ना बरीड प्लेस है। 13th सेंचुरी में यहाँ पर कोई रूलर रूल करते थे। तो उन्होंने क्या किया, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लो, ये है क्या। 13th सेंचुरी में जो रूलर्स यहाँ पे रूल करते थे ना, तो उनके जो ब्यूरियल्स होते थे ना, ब्यूरियल्स होते थे, मतलब जैसे डेथ हुई तो उनकी जो एशेज होती थी, बोन्स होती थी, उनको कलेक्ट करके ये एक जगह दफना देते थे, राइट। तो ये जो बरीड प्लेसेस बनते थे, फिर उसके ऊपर ये कुछ ऐसे टुम्ब टाइप का बना देते थे, जैसे होता ना मकबरा। तो ऐसे ये इस तरह से कुछ ये स्ट्रक्चर बनाते थे। तो ये एक यूनिक स्टाइल था इनका, है ना। मरे हुए व्यक्ति के जो रिमेन्स हैं उनको, जैसे स्तूपास, चैत्या, बौद्ध धर्म में आपने सुना होगा ना, स्तूपास, चैत्यास, ऐसी ये इस तरह से कुछ एक स्ट्रक्चर बना देते थे। अहोम रूलर्स थे आसाम के, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है स्पेशली। तो यूनेस्को ने इनको देखा और यूनेस्को ने इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्टेटस दे दिया कि ये यूनिक है। पता नहीं इन फ्यूचर कभी बने, और अगर ये डैमेज हो गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो एक कल्चरल, एक बड़ा अच्छा साइट इसको माना गया। तो खैर ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, करेक्ट। तो मोई डैम्स नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। खैर ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई। वैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कोई बता सकता है, और यूनेस्को की फुल फॉर्म अगर कोई बताए कि यूनेस्को में ये जो ई है, ई स्टैंड्स फॉर क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आरुषि से। आरुषि, कुछ आइडिया है आपको? यूनेस्को में ई स्टैंड्स फॉर, और एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? पेरिस, वॉशिंगटन, लंदन, जिनेवा, न्यू दिल्ली। ओके, सो आई पैड ने आंसर दिया सर एजुकेशन, और सुरभि मनस्वी ने भी आंसर दिया है कि सर इसका आंसर है एजुकेशन। तो यस करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। 1946 में इसका ओरिजिन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। सो आप ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, 1946 में ओरिजिन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी मोई डैम्स को रखा गया है इस लिस्ट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट दावोस में होती है वैसे हर साल, तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दावोस वैसे स्विट्जरलैंड में है। तो ये मैं भी नोट शेयर करूंगा आपके साथ, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना इस न्यूज को। खैर उसके बाद जियो जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है इंडिया का, ठीक है। ज्यादातर ये जो बीबीए बीएमएस के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें बिजनेस एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं, या जो स्टूडेंट एंट्रेंस देना चाह रहे हो, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ना बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्शन से आते हैं। तो उनके लिए जियो जो है वो इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। यस, 1946 45 में एक्ट बना था, 46 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था यूनेस्को का।
करेक्ट। अच्छा, तो हम बात ही कर रहे थे कि जियो जो है वो बहुत बड़ा ब्रांड है, खैर ये तो हमें पता ही है आज। और वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो ये 9th नंबर पे इसकी रैंक है, जियो इंडिया की का बहुत बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड के ये नए प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो उस न्यूज को, नथिंग स्पेशल। शुक्रयान, अभी हम एक मिशन, इसरो जो है अभी एक मिशन, इसरो के ना अभी 2 टारगेट है। पहले इसरो की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा क्वेश्चन है, पहले मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आरुषि से और दर्पित से एंड जानवी से भी। प्लीज टेल मी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो हमारे स्पेस सेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दर्पित ने तो आंसर दे दिया सर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दर्पित का ये कहना है कि इसरो का हेडक्वार्टर यूएसए में है, ऐसा है क्या दर्पित? ओके, सो सुरभि, तनु और बाकी स्टूडेंट का देखते हैं आंसर। इसका आंसर बिल्कुल बैंगलोर है। इंडिया जो है वो का स्पेस एजेंसी है ये बैंगलोर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसका ओरिजिन हुआ था और अभी 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो ये 2 प्रोजेक्ट क्या है, एक तो है आपका वीनस, वीनस यानी शुक्र, वीनस प्लैनेट पे रिसर्च हम करेंगे। और अभी हमने ये 2031 में खैर ये प्लान करा है कि अभी लाइफ ऑन वीनस को हम चेक करेंगे। वैसे कोई किसी को आइडिया सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, द हॉटेस्ट प्लैनेट? एंड अगर ये कोई आंसर दे पाए, और ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा यश अरोड़ा और युक्ति से, हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, तो सुरभि ने बोला है मरकरी, और जानवी ने भी, जानवी खुराना का भी आंसर है मरकरी। और आप लोगों को मरकरी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि सन के सबसे पास मरकरी होता है, तो इसलिए आप लोगों ने सोचा होगा मरकरी। बट सेकंड प्लैनेट हुआ है वीनस, सन से डिस्टेंस में, और कुछ ऐसा एंगल सेट होता है कि सन की रेस सीधा वीनस पे पड़ती है, इसलिए हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। और वीनस पे हम लाइफ ढूंढेंगे 2031 में। तो इसरो के 2 प्रोजेक्ट है, आदित्य L1, सूरज पे रिसर्च करना है, और अभी शुक्र। तो सूरज पे तो इसी साल रिसर्च करना है, 2023 जून जुलाई में शायद हम मिशन भेजेंगे, वो मैंने इस नोट्स में मेंशन किया हुआ है। करेक्ट। अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं एंड करूंगा। अब मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछूंगा, और वो लास्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है आपसे। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था एमसीक्यू में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 2009 में इसका ओरिजिन हुआ। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का, एंड अभी साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को। एक लास्ट क्वेश्चन बस मुझे डिस्कस करना था। जनवरी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, पद्मा अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। आप में से पहले मुझे कोई एक स्टूडेंट आंसर बता दे। यस यस ऋत्विक, करेक्ट, मोर CO2। सो ऋत्विक से क्वेश्चन पूछ लेता है। ऋत्विक, इन पद्मा अवार्ड्स में से सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री? 3 पद्मा अवार्ड्स होते हैं, इसमें सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? तो आंसर इन्होंने दिया है पद्म। ओके, कुछ आंसर दे रहे हैं। लव्य ने बोला पद्मश्री, दर्पित ने भी बोला पद्मश्री, ठीक है। जानवी का आंसर है पद्म विभूषण। तो बिल्कुल मैं आपको इतना बता दूं, ये ऐसे है, पद्म विभूषण है हाईएस्ट, उससे नीचे पद्म भूषण, और फिर उससे नीचे पद्मश्री। तो इसको ना स्पेलिंग वाइज आप हाईएस्ट मान लो। पद्म विभूषण बड़ी स्पेलिंग है, बड़ा अवार्ड है। पद्म भूषण छोटा अवार्ड है, पद्मश्री उससे छोटा अवार्ड है, राइट। हाईएस्ट भारत रत्न, यस। मैं खाली पद्मा अवार्ड्स में पूछ रहा था, और पद्म विभूषण से बड़ा फिर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। तो खैर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि पद्म विभूषण 8 से 9 लोगों को ही मिलता है हर साल, पद्म भूषण 40 लमसम लोगों को, और पद्मश्री 60 लोगों को कम से कम दिया जाता है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो पद्म विभूषण है ये श्री बालाकृष्ण, SM कृष्णा, इन सबको मिला, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है जाकिर हुसैन। अब ये जाकिर हुसैन को पता नहीं आप लोग जानते हो नहीं जानते, ये वो है वाह ताज वाले। जब मैं छोटा था ना, इनका एक एडवर्टाइजमेंट आता था, वाह ताज। ये ताज टी का एडवर्टाइजमेंट करते थे, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। ग्रेट तबला वादक है, इनके फादर थे अल्लाह रखा, वो भी ग्रेट तबला प्लेयर थे। सो जाकिर हुसैन को शायद आप लोग सब जानते होंगे। इनको पद्म विभूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया, और मुलायम सिंह यादव की भी डेथ हुई थी अभी,
राइट, समाजवादी पार्टी के लीडर, और इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो एटलीस्ट कम से कम ये 2 नाम आप लोग याद रखना। सो दैट्स ऑल अबाउट दी जनवरी करंट अफेयर्स। हमने इसको कंप्लीट कर लिया अपनी क्लास में। अब मैं आपसे ये आदित्य 1 जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था सन को लेकर, ये प्रोजेक्ट है इसरो, और ये अभी जून जुलाई 2023 में हम सन पे रिसर्च के लिए इसको भेजेंगे। करेक्ट। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ एमसीक्यू, एंड होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं आपसे लास्ट क्लास से पूछ चुका था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक, होप कि मैंने आपसे क्वेश्चन 4 आपसे नहीं पूछा था, तो प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, सो सुरभि मनस्वी ने आंसर दिया है बी, सुरभि ने बोला है ई। एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? लव्या, ब्रह्मजोत एंड भूमि गुप्ता, दर्पित। ओके, 4C, लव्या 4B। ओके, तो ठीक है, चेक करते हैं आंसर कि आप सही हैं या गलत। वेल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबलांका सबलांका ने यूएस ओपन तो नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन था, दैट्स व्हाई रॉन्ग। नोवाक जोकोविच मैन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन करेक्ट है। बेल्जियम ने जर्मनी को डिफीट किया नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से जर्मनी ने बेल्जियम को डिफीट किया था, इसलिए ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया। और इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, ये तो करेक्ट है। तो मेरे ख्याल सर से इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड। सॉरी, इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड टू विन वुमेन्स अंडर 19 T20 हाँ, वर्ल्ड यस कप। यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर फिर बैठेगा बी फॉर बॉम्बे ओनली 2। तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। बी फॉर बॉम्बे इसका राइट आंसर है, करेक्ट है, 2 है। गुड वर्क। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस तो नहीं किए थे ना? नो सर, वी डिड नॉट डिस्कस इट। ओके, सो 5D। ओके, ओके, सो आई पैड का भी आंसर है 5D। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? लव्या 5D। ओके, दर्पित, मनस्वी सूद एंड तनु, सो मैक्सिमम स्टूडेंट गिविंग आंसर 5D। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इंडिया फ्रांस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, वरुण बिल्कुल करेक्ट है शायद ये। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया यूएई, इंडिया ने इजिप्ट के साथ शायद ये एक्सरसाइज करी, दैट्स व्हाई आई थिंक रॉन्ग है ये। और ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग 24 जनवरी है, इसलिए रॉन्ग है। सो नॉट करेक्ट है 3 and 4, एंड द राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। यस, करेक्ट है। Question number 5, D for Delhi. Okay, now come to question number 6, last question. ये दोनों के दोनों पॉइंट उस स्लाइड में थे जहां पे मैंने आपके साथ एनसीईआरटी और लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किया था, और मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं करे, मैं देखना चाह रहा था कि आप कितना सिंसियरली स्लाइड को भी वॉच कर रहे हैं। सो देखते हैं, आपको चेक करते हैं। सुरभि ने आंसर दिया है 6D, बट तनु का आंसर ए, मनस्वी का आंसर ए है। एंड देखते हैं बाकी स्टूडेंट के क्या आंसर हैं। ओके, लव्या ने आंसर दिया है 6A। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। भूमि गुप्ता का आंसर भी आ चुका है। वेल, राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट बना जिसने ब्लाइंडनेस के लिए एक पॉलिसी बनाई कि अब आगे से कोई भी ब्लाइंड मेरे स्टेट में नहीं होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है ये। और इंडिया में 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास 40% वेल्थ है हिंदुस्तान की। ये ऑक्सफेम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्वे किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। खैर, चलो, मुझे नहीं पता 1 and 2, लेकिन मुझे एनसीईआरटी का परख प्रोग्राम तो पता है, मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और मैंने कोल्लम बताया था ना कि कोचीन। तो उसका मतलब 3rd करेक्ट है और 4th मुझे रॉन्ग लग रहा है।
तो देखते हैं, मुझे बताना क्या है आर करेक्ट। तो थर्ड करेक्ट है तो मैं डी ले सकता हूँ, लेकिन फोर्थ तो रॉन्ग है, तो मैं बी भी नहीं लूंगा, मैं डी भी नहीं ले सकता, मैं ई भी नहीं ले सकता हूँ, और फिर इसका मतलब मेरे पास ऑप्शन बचते हैं ए और सी। तो मैं आपको ये बता दूं कि सी मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि 3 इसमें नहीं आ रहा। तो अगर मुझे 1 और 2 नहीं भी पता तो भी मुझे आंसर ए लगाना है, एंड द राइट आंसर इज ए। सो होप जिन स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया वो करेक्ट होंगे, और इसको हम अपनी आंसर शीट में भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हमारी आंसर शीट में इसका आंसर भी ए ही है, और बिल्कुल करेक्ट है ये। वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 3 इन दीज लास्ट 3 क्वेश्चंस? किस स्टूडेंट के तीनों क्वेश्चन ठीक थे? फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स? मनस्वी, ओके वेरी गुड। लव्या, सुरभि के 2 क्वेश्चन ठीक है, मनस्वी और लव्या के 3, तनु और रिया के 2 क्वेश्चंस ठीक है, एंड युक्ति के भी 2 क्वेश्चन ठीक है। तो बिल्कुल डन है। अगर आपके 3 में से 2 क्वेश्चन भी ठीक है तो यस, लेट मी क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास। विल मीट टुमारो एंड विल डिस्कस। थैंक यू, गुड नाइट, ओके, टाटा, बाय बाय। Thank you, sir.